वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। आज हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे मिस्टर चंद्र प्रकाश, जिन्होंने एसएससी जेईई को 2 बार बहुत अच्छी तरीके से क्रैक किया हुआ है। रैंक 33 ऑल ओवर इंडिया इन 2019 एंड 2020 की भी एसएससी जेईई को इन्होंने क्रैक कर रखा है। आपको आज ये इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन शेयर करेंगे। He belongs from मथुरा, उत्तर प्रदेश। वेलकम चंद्र प्रकाश, आपका स्वागत है यहाँ पे। वेल, थैंक यू सर। थैंक यू। सो मेरा सबसे पहले सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू फील, आपको एग्जाम निकालने के बाद कैसा लगता है? अभी एज एसएससी जेईई आप क्या अपने आप को कैसा फील करते हो? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हर एक फैमिली का थोड़ा ये सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है उसका एक अच्छा एम्प्लॉय हो। मेरे फैमिली में हम 3 भाई हैं और 2 लोग मेरी फैमिली में प्राइवेट जॉब में हैं और सिविल इंजीनियर है मेरे भैया भी। लेकिन उनका हमेशा से एक सपना रहा था कि मतलब एक मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में अपना देश के लिए, अपने नेशन के लिए थोड़ा सर्व करे। तो अलग मैंने जब से मतलब देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब एक बार मेरा एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी में होने के बाद जो समाज का जो व्यवहार है, जो समाज में आपकी इंपॉर्टेंस है, फैमिली के लिए प्राउड मूवमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फील कराने को देते हैं। आप कहीं भी सोसाइटी में फील कर सकते हैं। आप लोगों से आपका इंटरेक्शन, लोग आपको अपना आइडियल मानने लग जाते हैं कि भाई कैसे किया, क्या मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मतलब कुछ आप लोगों ने बेटर किया है हम लोगों ने। नाइस, ये बात है। सोशल स्टेटस बढ़ती है, सोसाइटी के नजर में आप कुछ प्रूफ कर पाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक किसी भी पर्सन की। बिल्कुल। और फैमिली के लिए सबसे प्राउड मूवमेंट, सबसे ज्यादा प्राउड। वेल, अच्छा आप बताएंगे प्रकाश जी कि आपका जो रैंक 33 लाने का जो जर्नी था, ये सॉरी सर, ओवरऑल मेरा जो रैंक था सीपीडब्ल्यूडी में 76 है सिविल में। सॉरी फॉर द डिपार्टमेंटल रैंक इज 33 आई थिंक। नहीं सर, डिपार्टमेंटल नहीं, सीपीडब्ल्यूडी में मेरा जो रैंक है वो 76 है और एसएल मेरा 86 है। ओके, सॉरी फॉर दैट। 86 ऑल ओवर इंडिया एंड विद इन सीपीडब्ल्यूडी रैंक 76। तो आपका ये जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 86 लाने का जर्नी था, ये आपने कब से स्टार्ट किया? एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या था? आपके माइंड में किस तरह की चीजें आई कि मेरे को अब एसएससी जेईई पे टारगेट करना चाहिए? इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा आप बताइए। सर मैं 2019 का पास आउट हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने बीटेक? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, कॉलेज गाजियाबाद। 2019 में मैं पास आउट हूँ। तो ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर मेरे को सीनियर्स थे, फैमिली सपोर्ट था उन लोगों का, ये उन्होंने बताया। मतलब मेरा ये तो पहले से ही क्लियर था कि अगर मेरे को सिविल लेना है और सिविल लेने के बाद मुझे को गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी है। And during my final year, I got placement in Gammon India, but I didn't join that company because my aim is very clear since starting कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो फाइनल ईयर के टाइम पे ही मैंने अपना कोचिंग ज्वाइन कर लिया था आईएएस मास्टर को। वीकेंड्स क्लासेस रहती थी मेरी, सैटरडे संडे मेरी क्लासेस रहती थी अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट तक। तो वहां से मेरे को मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो वहां से मतलब मेरे को समझ में आया कि बेसिकली मेरा स्टार्टिंग जो एम था वो था इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैंने एक अटेम्प्ट उसका दिया भी था, लेकिन मैं उसमें मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो फिर मेरे को समझ आया, मतलब फाइनेंशियल मेरी जो कंडीशन है वो इतनी स्टेबल नहीं थी कि दोबारा से मतलब मेरे को लगा कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में टाइम दे पाऊँ। तो फिर मैंने उस टाइम पे इंजीनियरिंग सर्विसेज ना सोच के फिर मेरे को मेरा थोड़ा सा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर मिल जाए तो मतलब उसमें भी मेरा स्पेसिफिक था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाना है। तो मेरे को एक बेटर ऑप्शन लगा एसएससी जेईई। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन तो मैं उस टाइम कर ही चुका था, कोचिंग के टाइम भी मेरा वही टारगेट था, उसके साथ में 1 साल भी उसमें मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को दिया। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि बेसिकली मेरे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स मेरे वहां बिल्ड हो चुके थे। क्लासेस मैंने रेगुलर क्लासेस की, उसके बाद मेरे मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके थे।
तो मेरे को समझ में आया कि पहले आज का सिनेरियो देखते हुए एक जॉब स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को थोड़ा सा स्विच करके अपना मतलब एसएससी जेई की तरफ मैंने अपना 1 साल दिया था। उस टाइम फिर मैंने अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ी सी चेंज की। उस टाइम मैं थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड जाता था। फिर मैंने लगा कि यार पहले प्री भी एक स्टेज है एसएससी जेई के लिए, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल के अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल कुछ नॉन टेक्निकल भी है, कुछ एप्टी वाला पोर्शन भी है। तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़ी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज किया। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मतलब मुझे नॉन टेक्निकल पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज मतलब एसएससी जेई में इसमें था। तो फिर मैंने वहां पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज करते फिर मैंने एसएससी जेई की तरफ स्विच कर दिया। तो फिर मैंने अपना टेक्निकल बेसिकली मैंने अपना जो टेक्निकल पोर्शन था वो बेसिकली मोरलेस होता वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही है। मेरा मानना ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को एक बार थोरोली प्रिपरेशन कर दो, अगर आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छे से की और एक बार थोरोली आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को दे चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स इसका मिलता रहेगा। किसी भी एग्जाम में करोगे तो थोड़ा सा आपको एज इस चीज का मिल जाएगा, क्योंकि आप उधर अपना 100% एक अच्छे एग्जाम को दे चुके हो। तो फिर मेरे को वहां लगा जी सर, फिर मैंने क्या किया वहां से जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो वन लाइनर टॉपिक्स हैं, वन लाइनर जैसे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर टॉपिक्स हैं, दैट विल आस्क इन एसएससी जनरली। They didn't ask very tough question, they didn't ask multiple selected question, they just simply ask one liner question from engineering services। बहुत बेसिक तो वहां क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। जी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस सर। तो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप वहां से स्टडी करके आप मतलब एसएससी को इजीली क्रैक कर। बेसिकली एसएससी का जो प्री है वो आपके फंडामेंटल्स को चेक करता है, आपको थ्योरी कितनी आती है, मतलब डेफिनेशंस पे आपकी एक्चुअल में आपको डेफिनेशन पता है नहीं पता है। बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन तो जो प्री वाला जो टेक्निकल पोर्शन है वो जनरली थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आपके फंडामेंटल्स हैं, डेफिनेशंस वगैरह है, वो आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस जो पर्सपेक्शन है इसका एसएससी का, वो जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस है। बेसिकली मुझे जो एक चीज समझ में आई है अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो ये है कि मैं ये बोलूंगा कि एसएससी जेई इज जस्ट लाइक ए मिनी आईईएस। बिल्कुल। आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप वहां अच्छे से कर रहे हो, डेडिकेटली कर रहे हो, अगर वहां आप फेल हो रहे हो, तो डेफिनेटली ये है कि आप एसएससी जेई को अच्छे से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो उसी का एक सबसेट है, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। आप अगर और कहीं स्टेट के पेपर में जाओगे तो डेफिनेटली वहां सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहां आपका जो सिलेबस वगैरह है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप किसी स्टेट का देख लीजिए, लेकिन यहाँ एसएससी का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि वो अगर आप वो बोलते हैं कि अगर आपने वहां किया आपको वो नहीं निकल रहा है तो आ जाओ आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ बेटर अप्रोच से बेटर कुछ कर सकते हो। तो मेरी जनरली प्रिपरेशन यही थी, प्रिपरेशन स्टेज मेरी यही थी कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ मैंने ध्यान दिया है। वहां से जो चीजें थी, वहां से जो चीजें मतलब फंडामेंटल्स हैं वहीं से मैंने बिल्ड की है, उसी का एडवांटेज मेरे को यहाँ तक मतलब जो मैं आज हूँ, मैं मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। बिल्कुल। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ तक आपने बात को सुना और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सजेशन मैं आप लोगों को भी देते रहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग आते हैं और बोलते हैं कि लेवल हाई है, लेवल कम है, लेवल हाई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बेसिक लेवल पे एकदम सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हैं जैसा इन्होंने बोला, आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका माइंड उस लेवल का जाएगा जिससे कि आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन हो और कोई अदर स्टेट का भी एग्जामिनेशन हो, उसमें भी नो डाउट आपको बेनिफिट जरूर मिलेगी। इसलिए सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, किसी एग्जाम ओरिएंटेड आप मतलब नहीं चले जाइए। आप एक बार ईएस लेवल की प्रिपरेशन को आपको जरूर करना चाहिए, है कि नहीं? यस सर, मतलब लाइफ में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का अगर सिविल इंजीनियरिंग में सोच रहे हो तो मेरा मतलब अप्रोच यही है कि एक बार जो स्टार्टिंग करनी चाहिए वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां से आप स्टार्ट करोगे तो थोरोली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि अब आप अपना एग्जाम ओरिएंटेड देख लीजिए कि एसएससी में क्या चीजें ज्यादा वैल्यूएबल है, किसका
एडवांटेज क्या है, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसके हिसाब से फिर तुम वहां डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन एक बार थोरोली मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। आप आज के टाइम में ये नहीं स्किप कर सकते कि यार मतलब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ जाओ, क्योंकि जो कंपटीशन हो चुका है बिल्कुल टो टू टो कंपटीशन। हर एक बंदा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरा और मेरे फ्रेंड के 3 नंबर कम थे। उसकी और मेरी रैंक में जो डिफरेंस आया है, मेरा 86 है एसएल और उसका एसएल है 117। 3 नंबर का जस्ट डिफरेंस है उसके बीच में ही, मतलब इतने लोगों का डिफरेंस है। अगर आप लगभग ऑल 80 इंडिया का बच्चे आ गए। हाँ, लगभग 80 बच्चे आ गए। यस सर, वही यस बात सर, है। यस सर। तो बेसिकली आप इस टाइम पे ये है, आज के सिनेरियो ये है कि आप कुछ भी चीजें स्किप नहीं कर सकते। आपको एक बार थोरोली चीजों के गो थ्रू होना ही पड़ेगा कि आप कुछ भी हो, मान लीजिए। लेकिन उसके बाद ये है कि आप सब्जेक्ट का वेटेज डिसाइड कर सकते हो। जैसे एसएससी में क्या है, बिल्डिंग मटेरियल का अपना एक अच्छा वेटेज है, बिल्डिंग सर्विंग का मटेरियल अच्छा का वेटेज है। वेटेज भी है, और आई पर्सनली मेरे को फील होता है कि ईएससी लेवल से भी ज्यादा हार्ड ये लोग जेईई में बिल्डिंग मटेरियल पूछते हैं। यस सर, यस सर। एक्चुअली क्या है ना कि एसएससी लेवल में जो पूछा जाता है ना, जो वहां पूछा नहीं, जैसे पेंट है, वर्निसेज है, ये सब कुछ एसएससी इंजीनियरिंग सर्विस में कभी नहीं पूछा जाता। कभी नहीं। लेकिन यहाँ पूछे उसमें भी, प्लस इसमें क्या है कि स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाता है। स्टैटिक में वो पूछ रहे हैं, डेटा टेबल वैल्यू पूछ लेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन चाहिए, इसकी वैल्यू कितना है। ये सब चीजें इंजीनियरिंग सर्विसेज में हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस में से। अगर आप नहीं भी करके जाते हो तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। बट बिल्कुल एसएससी में ये सब चीजें स्किप करने का मतलब है आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। ये एसएससी में क्या है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर से इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले रीजनिंग तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, प्लस अपना भी पूछेंगे, है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल वेटेज भी ज्यादा है, और प्रिपरेशन भी बहुत डीप में होना उसका जरूरी है। बिल्डिंग मटेरियल का, फिर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये 1-2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी के लिए, क्योंकि ये डिसाइडिंग हो जाता है। जी जी। अच्छा वेल, ये तो था आपका टेक्निकल का प्रिपरेशन। अब मैं आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन के बारे में पूछता हूँ। जैसे कि आप प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपका अलग अलग पार्ट है, टेक्निकल का एमसीक्यू वाला अलग पार्ट है ना, फिर नॉन टेक्निकल का फिर 2 अलग सेक्शन है, जनरल साइंस अवेयरनेस वगैरह और रीजनिंग वगैरह। आप सबसे पहले हमको मतलब स्टूडेंट को, अपने प्यारे भाइयों को ये बताइए कि जो जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन है ना, उस चीज से आपने कैसे डील किया, और आपका ओवरऑल प्री में मार्क कितना था, ये बताते हुए चीजों को थोड़ा कंटिन्यू करिए, ताकि स्पेसिफिक वे में कौन से सेक्शन के लिए कैसा टाइम वगैरह दिया, मतलब कौन सा सेक्शन में कैसा टाइम वगैरह दिया, आपका डेली का शेड्यूल किया था, है ना, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी किताबें आपने यूज की हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताइए। सर इन प्री आई गॉट 129 मार्क्स इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। वेरी गुड। तो मेजरली जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें से बेसिकली आप क्या है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, लाइक जियोग्राफी, लाइक हिस्ट्री, ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप इनको कवर कर सकते हो। एक इनका मतलब सिलेबस है, इनका एक फिक्स डोमेन है कि यहाँ तक हम कवर कर ले तो कुछ चीजें हम लोग मतलब स्कोर कर सकते हैं। जैसे लाइक पॉलिटी को मैंने जो कवर किया था वो राहुल स्वरूप सर थे मेडी जी के, उनका मेरे पास नोट्स था, वहां से मैंने कवर किया था। तो वहां से मतलब मैंने कवर करने के बाद देखा था शायद 3 मार्क्स मतलब मेरे थे उसमें, 3 मार्क्स का पॉलिटी आया था, वो मेरा सही हो गया था। बेसिकली पॉलिटी मेरा ऐसे सही हुआ था। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन को आपको पूरा ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप हार्डली आधा 1-1 घंटा भी अगर दे रहे हो, हार्डली मैं बोल रहा हूँ अगर 30 मिनट्स भी दे रहे हो पर डे एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को, तो वो मतलब आपको अच्छा खासा, नहीं मैं नहीं कह रहा कि आप 13 मार्क्स ले आओगे आउट ऑफ 50, बट ये है कि आप कहीं ना कहीं और स्टूडेंट से एज ले सकते हो। मान लीजिए आप 15, 16, 15, 20 के बीच के आप नंबर ला सकते हो। जैसे आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, तो ज्योग्राफी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो बेसिकली स्टैटिक पोर्शन पूछा हुआ है उन्होंने। स्टैटिक पोर्शन जस्ट लाइक रिवर्स से पूछा हुआ है कि कौन सी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, लाइक कौन से यस सर, डैम्स का पूछा हुआ है, माउंटेन्स का पूछा हुआ है। तो बेसिकली जो उन्होंने जो पूछा हुआ है वो डीप में नहीं पूछा हुआ है, बेसिकली स्टैटिक पोर्शन पूछा हुआ है कि स्टैटिक पोर्शन की माउंटेन्स कौन सा, कौन पीक कौन सा हाई है। तो बेसिकली इनका मतलब ये आप लोगों को जनरली, मैं ये नहीं कर रहा, आप पीवाईक्यूज एक बार रेफर कीजिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इन सब्जेक्ट से जनरली उन्होंने स्टैटिक पोर्शन पूछा हुआ है। हिस्ट्री हुआ, जनरली एक तो बैटल पूछ लेता है हर बार, बैटल कौन सी कहाँ हुई थी और कौन सा वाइस रॉय था। ये मतलब आपको पूरा डीप में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है कि स्टैटिक पोर्शन है वो आप बेसिकली प्रेफर कर सकते हो।
हिस्ट्री में बैटल्स वगैरह, फिर कौन कौन एम्बेसडर किसके कोर्ट में आया था, कहाँ से आया था, यस है सर, ना, वो वाले यस क्वेश्चन सर, पूछे जाते हैं। यस यस बैटल में कौन हारा जीता, है कि नहीं। यस यस। एसएससी के लिए इतना काफी है, आईएएस लेवल की आपको तैयारी नहीं करनी, अभी उतना भी करेंगे तो हो। और देखिए, और पूछता है मतलब कौन सा वंश का पहला कौन था, अंतिम वाला कौन था, है ना, यस यस वो एक, या यस फिर किसी वंश के दौरान कोई इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटी अगर हुई है तो उस एक्टिविटी को नोट डाउन कर लीजिए, प्रोबेबली वो क्वेश्चन आ सकती है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत जरूरी है आपने जो हिस्ट्री का बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं ना, मतलब जो जिनका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं होता, वो खो जाता है एकदम सिविल सर्विस या पीसीएस लेवल की तैयारी में, यस यस है ना। तो हिस्ट्री में उतना यस मत पढ़िए क्योंकि 4 क्वेश्चन यानी है, तो कुछ एक कंटेंट माइंड में लेके जाइए, हो सकता है चारों का चारों सही हो जाए, लक अगर सही है, नहीं तो कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे। ओके, ज्योग्राफी ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पे। इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी। यस यस अच्छा, मार्क फेचिंग आपको कौन सा लगा नॉन टेक्निकल में? सर मेरे को तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, वो दोनों सब्जेक्ट मेरे को मतलब इस पोर्शन में, जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट्स में, ये दोनों मार्क फेचिंग लगे थे। बिकॉज पॉलिटी मेरे को एक फिक्स डोमेन से पूछता है, पॉलिटी मेरे को समझ में आ गया था कि वो पूछता कहाँ है। बेसिकली एक दो आर्टिकल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है एक दो आर्टिकल से कहीं ना कहीं पूछ लेता है, एक तो फिर पार्लियामेंट्री सेशन से पूछ लेता है, पार्लियामेंट्री, या फिर इसको कौन इलेक्ट करता है, मतलब बहुत फिक्स डोमेन से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ये सब आइडिया बेसिकली पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा। और ज्योग्राफी का भी वही है, स्टैटिक पोर्शन पूछता है, तो कुछ सिलेक्टेड चीज ही उनको, मतलब आप डेली अगर 15-20 मिनट भी दोगे, थोड़ा थोड़ा अगर याद भी करके चले जाओगे, तो बेसिकली एक चीज भी है, अगर जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो जस्ट आपके लक पे भी डिपेंड है। मैं नहीं कह रहा कि आप मतलब कितना भी पढ़ के चले जाओ, मान लीजिए कुछ ऐसी अनसर्टेन चीजें पूछ ली उसने जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि आप सारा तो उसमें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। तो आप कुछ पर्टिकुलर चीजें ही पढ़ सकते हो, तो वो आप थोड़ा देख सकते हो कि पीवाईक्यू में क्या पूछा हुआ है, उसके बेस पे आप वो पर्टिकुलर चीजें पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे को तो मिला था, लकीली आपको भी मिलना चाहिए जो मेरे को मिला है। मिलेगा ऑब्वियसली मिलेगा। अच्छा, करंट अफेयर के बारे में बताइए, करंट अफेयर को कैसे किया, कब से पढ़ा, कैसे करते थे करंट अफेयर, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही होगी। सर करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रही थी, लास्ट मैंने वैसे 2 मंथ्स का पढ़ा था, लेकिन उसका मेरा मेरा में मतलब मेरे टाइम पे उसका मेरे को ज्यादा मतलब बेनिफिट नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था इधर वो कुछ ऐसा पूछा ही नहीं, मतलब उसमें मैंने जो पढ़ा था, मेरे में जो पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया था उसमें से। तो मेरे को मतलब ये समझ में आया था कि कुछ चीजें अब मान लीजिए काफी स्टूडेंट्स होते हैं करंट वाले पोर्शन पे ज्यादा टाइम दे देते हैं, वो क्या है कि डेली आधा घंटे की 6 महीने से करंट पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब आपको इतना वेटेज नहीं है। आप मान लीजिए अगर करंट अगर उसको आप पूछना होगा, तो वो जनरली ये है कि अगर 5-6 क्वेश्चन अगर करंट पे पूछ रहा है, तो 1-2 क्वेश्चंस तो उसमें ऐसे होंगे कि हर कोई बंदा उसको अगर थोड़ा भी अगर मैं अप टू डेट है चीजों से, 1-2 क्वेश्चन वो आराम से बना ले जाएगा। रहा रेस्ट ऑफ टाइम, रेस्ट ऑफ जो 4-5 क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर वो तो आपका लगे मान आपने जो पढ़ा अगर वो पूछ लिया तो आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाओगे, अदरवाइज ये है कि आपको स्किप करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन मतलब मेरे जो ये रही थी प्लानिंग, मैंने फिर ये सोचा था कि इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा अगर आप मतलब कम भी वेटेज दो, कम भी मतलब इस पर टाइम देके, जो और पोर्शन है जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पर अगर आप टाइमिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं टेक्निकल है, टेक्निकल पे जैसे मेरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट था वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग सर्विस में वो कभी पूछा नहीं गया था, तो वो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा। तो उस हिसाब से फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ इसका अच्छा वेटेज है, इससे ज्यादा टाइम में अगर इस सब्जेक्ट को दे दूं तो शायद ये तो टेक्निकल है, मैं इसमें अच्छा भी स्कोर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहां मतलब करंट वाले पोर्शन को थोड़ा सा मतलब कम टाइम देके, और जो मतलब चीजें थी जो यहाँ सर्टेनिटी थी कि हाँ यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो, यहाँ से स्कोर कर सकते हो, उन वाले सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा मतलब एवरेज से ज्यादा टाइम दिया था कंपेयर टू करंट के। और देखिए, एसएससी जेई ऐसा एक एग्जामिनेशन है जिसमें 100 नंबर की नॉन टेक है, बाकी 400 का नंबर पूरा टेक्निकल है। और जो आपको जैसे कि ये प्रकाश जी अभी सीपीडब्ल्यूडी में है, ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल स्कोर आपका कितना रहा था? सर मेरा 367 था। 367, देखिए 367 400 नंबर से कम है कि नहीं, समझिए बात को। तो 367 है 400 से कम, तो मतलब आप ऐसा है कि केवल टेक्निकल भी कर लोगे बहुत अच्छे से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ,
नो डाउट नॉन टेक को साथ में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की एक फेज आती है। ओके अच्छा, रीजनिंग में आपका क्या अप्रोच था रीजनिंग के लिए? सर रीजनिंग तो मैंने गुप्ता से की थी, और बेसिकली उसका तो पीवाईक्यू ही किए थे मैंने, मतलब उसका कोई अलग से मैंने मतलब उसका कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बंदा टेक्निकल है, जो बीटेक की वो बंदा है, वो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये मतलब पोर्शन ठीक होता है। ये बेसिकली आप जो नॉन टेक वाले बंदे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे, उनसे थोड़ा सा आपका ये वाला पोर्शन मतलब अच्छा रहता है। तो इसमें आपको ये है कि आप इसमें बेसिकली 40 के ऐसे कुछ 50 में से आप 40 मार्क्स के आसपास अगर आप इससे अगर कम नंबर स्कोर कर रहे हो रीजनिंग में, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए आप कहीं ना कहीं जो जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जनरली एसएससी में वही सबसे बेस्ट माना जाता है। कहीं ना कहीं उसमें अगर आप 40 से नीचे अगर स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वहां से भी उससे और थोड़े नीचे वाले डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो आपको अपना रीजनिंग वाला पोर्शन ये है कि इस हिसाब से मतलब उसकी प्रिपरेशन करनी है कि एनी हाउ आपको उसमें मतलब 40 से नीचे जाना, स्कोर आपका नहीं जाना चाहिए। और इतना रीजनिंग मतलब इतना भी टफ नहीं होता कि आप मतलब उसमें इतना स्कोर करने में, आप नॉर्मली भी अगर अपनी प्रिपरेशन करोगे, आप लास्ट के प्रीवाईक्यूज भी लगा जाओगे, 10 सेट अगर लगा जाओगे लास्ट में, तो आप इजिली इसमें 40 मार्क्स से आप इसमें स्कोर कर पाओगे। इसमें इतना आप लोगों को मतलब टेक्निकल वाले बंदे को शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या हम रिकमेंड करते हैं फॉर एग्जांपल कि जैसा कि एसएससी का किरण एसएससी का रीजनिंग का जो बुक है, वो किताब भी कम से कम सॉल्व कर जाओ। जो प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा किताब को 1 या 2 बार सॉल्व कर लिया तो आंख बंद कर लीजिए, कभी भी आपको 40 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आएगी। yes, sir, yes, sir. हाँ वो सॉल्व अभी प्रॉब्लम यही है ना कि सॉल्व करते नहीं। अब जो सॉल्व करते हैं उनका आ जाता है, देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने। तो ये चीज है, सॉल्व नहीं सर, अगर हाँ अगर इससे कम नंबर आ रहा है रीजनिंग में, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं रैंक से तो नीचे डाउन होते चले जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें होती हैं स्कोरिंग। बेसिकली ऐसे प्रिलिमिनरी में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली रीजनिंग वाला पोर्शन और कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल, यही स्कोरिंग होते हैं। आप करंट वाले उस वाले पोर्शन पे इतना ज्यादा मतलब सर्टेनिटी नहीं दिखा सकते कि मैं उसमें से भाई 20 मार्क्स ले ही आऊंगा। वो तो आपका ये है कि आपके पढ़े हुए में से आ गया तो आपका वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं आया तो। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है 150 मार्क्स का, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी रीच के अंडर में होगा। ऐसा नहीं आउट ऑफ रीच चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें आपको मतलब कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिट मिल जाएगा अगर इस पे आपको अच्छी कमांड है तो। बिल्कुल, अगर ऐसे से निकालना है, टेक्निकल हो नॉन टेक से डर लगता है, तो रीजनिंग पे कमांड बढ़ाओ। रीजनिंग बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। अगर नॉन टेक में मान लीजिए आपको अब बहुत डर लगता है जीके जीएस वाले पार्ट में 20 नंबर भी अगर स्कोरिंग हो पा रहा है, तो कम से कम इसमें 40 स्कोरिंग होगी तो 60, फिर उधर 70 टेक्निकल में। टेक्निकल फिर अच्छे एग्जाम निकालनी है तो पढ़े होंगे, फिर उसमें लगभग 70-75 नंबर, तो आपका प्रीलिमिनरी का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। ओके, तो रीजनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा प्रकाश जी, आपका ये जो प्रीलिमिनरी फेज का एग्जामिनेशन था, इसमें 129 स्कोरिंग किया, इसमें आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे? जो 100 नंबर था आपका नॉन टेक वाला, इसमें ओवरऑल कितना आया लगभग? सर मेरा टेक्निकल में सही मार्क्स था, 76 के करीब था। बताइए कि मेजॉरिटी इनका जो फोकस रहा इस 76 मार्क से, हम ये समझ पा रहे हैं कि टेक्निकल पे रहा था, है कि नहीं? क्योंकि फिर आप देखिए 129 से 129 ना 129 से फिर 76 मार्जिन हटा दो, तो नॉन टेक उतना बड़ा हेडेक नहीं है। अगर आप टेक्निकल को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, फिर भी जीके जीएस कुछ ना कुछ परसेंटेज आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इजीली आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम निकल जाएगा, नहीं क्या? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, बुक्स आपने कुछ पीवाईक्यू के अलावा और कुछ एडिशनल बुक अगर फॉलो किया हो तो कुछ रिकमेंड कर देंगे तो बता दीजिए। यस सर, टेक्निकल के लिए जनरली आईएएस मास्टर की आजकल ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो मोर देन सब। अगर किसी इंसान ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है और वो चाह रहा है कि मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम निकाल ले जाऊं, तो वो बुक थोरोली आप पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा उसका बस आंसर ही रटना है, नीचे उसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है आप उसको भी अगर प्रेफर कर देते हो, उसको आप अगर पढ़ लेते हो, तो आपका प्रिलिमिनरी जो टेक्निकल पोर्शन है प्रिलिमिनरी का, वो कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल, आईएएस मास्टर के आप खरीद लीजिए। पीएससी के कन्वेंशनल 2 किताब वो भी जरूरी है। एसएससी जेई का प्री वाला किताब
एसएससी जेईई का मेंस वाला किताब, ये 4 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए आपके पास। ये इतना कर लेंगे अच्छे से, है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, टेक्निकल आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये 4 किताब, ओके। और कुछ खरीदा था किताब वगैरह में, नॉन टेक के लिए कुछ, रीजनिंग के लिए कुछ, और कुछ आपने? हाँ सर मैंने तो सर बस PYQ ही खरीदे थे और ये बुक खरीदी थी बस अपनी प्रिपरेशन के लिए तो। नाइस लेकिन नाइस। और टेक्निकली बुक तो मेरे पास थी ऑलरेडी, तो मेरे को इतना जरूरी नहीं लगा कि क्योंकि मैं कोचिंग कर चुका था, तो मेरे को इतना जरूरी नहीं लगा कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो मैं जैसे देखता था, एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं मतलब ESC का भी क्वेश्चन लगाता रहता था साथ के साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि हाँ मतलब चीजें अप टू डेट हैं, तुम्हारी रीच में है, तो फिर मेरे को इन सब चीजों में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कहीं से करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं लगी। तो जनरली बस यही सब चीजों को मैंने फोकस किया हुआ था। नाइस। अभी मेंस से रिलेटेड बातें करते हैं। तो मेंस में आपका तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, मोर देन 200 आपका ओवरऑल। 2019 में मेंस कितना आया था नंबर फिर? 267। तो हाँ, मेरा 238 आया था। 238 मार्क्स मेंस में। अब बताइए मेंस का स्ट्रेटेजी आपने कैसे फॉलो किया, प्रैक्टिस सेशंस को कैसे लिए मेंस के लिए? सर मेंस जनरली दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। स्पीड तो आपका होना ही चाहिए, 2 आवर्स का 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, प्लस एक स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। लोग ये कहते हैं कि अटेम्प्ट डजंट मैटर, कि अटेम्प्ट आपने 300 मार्क्स का कर दिया और नंबर आपने काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि 300 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं और मार्क्स आ रहे हैं 150। तो मतलब अटेम्प्ट इतना मैटर नहीं करता। अटेम्प्ट अगर आपको करना है तो एक्यूरेसी के साथ करिए। अटेम्प्ट आप चाहे 220 का कर दीजिए, 250 का कर दीजिए, ये भी अगर आप 250 का अटेम्प्ट कर पा रहे हो और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है 170, 180, 190, ये लमसम इतना आपका आ जाएगा। और अगर इतना मार्क्स अगर आपका आ गया है तो 130 उधर आ जाएगा। 130 के करीब अगर उधर आ रहा है तो 320 में आपको कोई ना कहीं एक अच्छा डिपार्टमेंट आराम से, मतलब कहीं ना कहीं आराम से एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा आराम से। 320 बेसिकली जो 320 के आसपास कोई ना कोई अच्छा मतलब डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको मेंस के लिए क्या है कि मैंने पहले भी बोला है कि जो आज के टाइम में जो SSC जेईई है वो एक छोटा IAS समझ लो उसको। मतलब बिना उसका आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको देखा हो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो पहले आ चुके हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उसके जो सब पार्ट्स हैं, वही क्वेश्चंस उन्होंने 15-15, 20-20 मार्क्स के बना के पूछे हुए। अब वो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक इतने गैजेटेड जो मतलब क्लास 1 के जो पेपर है उसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल भी मतलब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि SSC एक छोटा एग्जाम है या कुछ भी बोल दो, वो सब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए मेंस के लिए कि आपको मतलब एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रहेगी। ये सब आपको आएगी प्रैक्टिस से। इसका मतलब कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है कि आप बोल दो लास्ट के 1 महीने पढ़ के चले जाओ PYQ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें तो यही है कि आपको प्रैक्टिस जितना आप कर पाओ। पहले मैं बेसिकली PYQ मतलब उससे ही किया था। वो इसमें आपको मेंस के लिए ESC के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि आप सारे थोरोली करने लग जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये पूछा हुआ है, मान लो किसी में RCC का ही मान लो तो छोटा है, एक सिंगली रीइंफोर्सर्स का MOR पूछ लिया, तो ये सिंपली ये क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि यार ये पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं कि 15-15, 20-20 मार्क में SSC में पूछे जाए, उससे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो सब चीजें बेसिकली SSC पूछ लेता है। तो उसके लिए आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इसको खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हो। आप अगर PYQ उठाओगे SSC के, तो एक बार PYQ SSC के उठाना और साथ में रख लेना अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन डिक्टो वहीं से छपते हैं। हार्डली उनके 1-2 क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने तो जो अरे नहीं, छपता है। अभी देखिए ना आप, वो एक्सेंट्रिक कनेक्शन वाले क्वेश्चन जो IAS के पहले से पूछे हुए सेम टू सेम आ गए थे। यस वो लेसी एंड 2020, हाँ 20 वाले में कैनेडी और कैनाल डिजाइन 20 वाले में यस तो डिक्टो वही, मतलब वो लोग वहीं से उठाते हैं क्वेश्चंस और यहीं छाप देते हैं। तो उसके लिए मतलब आप समझ रहे हो ना, इंजीनियरिंग सर्विस उस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है तो मतलब एक अच्छा मतलब प्रिपरेशन लेवल चाहिए आपका, तभी आप क्रैक कर पाओगे।
और बेसिकली मेंस में क्या होता है कि टाइम होता है बहुत ज्यादा कम। आप मतलब 5 सेशन होते हैं, उसमें भी 3-3 4-4 शायद पार्ट्स होते हैं, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने, शायद 4 पार्ट्स होते हैं एक में, या 3 पार्ट्स होते हैं सर, एग्जैक्टली मैं गलत चार हूँ तो चार आप चार 4 होते हैं। चार। तो आप लगा लीजिए 5 पार्ट्स होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो मतलब आपको 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप समझिए स्पीड कितनी मतलब आपको चाहिए होगी। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो फिर भी 3 आवर्स का पेपर होता है, 1 घंटे उनको कम से कम इस चीज का तो ज्यादा मिलता है। यहाँ तो 1 घंटे कम है और क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं। तो कहीं और ना कहीं आपको ऐसा भी तो नहीं है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी तो वही लेवल का है, न्यूमेरिकल है। अभी अभी देखोगे, बिल्कुल मान लो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा आपका, तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, समय चला जाएगा। तो वही चीज है, इसमें प्रैक्टिसिंग बहुत मायने रखती है मेंस के लिए। अच्छा, यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज ये बताइए, आपने जो अप्रोच किया था क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल पहले अप्रोच किया, नॉन न्यूमेरिकल बेस पहले अप्रोच किया? एक्चुअली सर मेरा जो 2019 वाला पेपर था वो थ्योरेटिकल ज्यादा था। उसमें ये नहीं है कि आप, हालांकि जब मेरा मतलब मैंने सोचा हुआ ये था, मतलब प्रिपरेशन ये इस व्याप पे की थी कि मतलब मेरे को न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और कोशिश करना है कि थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा कम टाइम, मतलब कम भी टाइम चलेगा उसमें, उसको कम टाइम देना है और थ्योरेटिकल को थोड़ा टाइम देना है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ था, जब मैंने अपना 2019 वाला पेपर सामने था तो उसमें ये था कि उसमें थ्योरेटिकल ही था ज्यादा। तो अब उसमें क्या है कि आप स्किप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर मैंने ये सिलेक्शन देखा कि मतलब न्यूमेरिकल किस पोर्शन में जाना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो उस 4 में से भी 2 या 3 न्यूमेरिकल किस पोर्शन में है, 2 न्यूमेरिकल भी अगर किसी पोर्शन में है, तो मैंने वो वाला पार्ट मतलब चूज किया था। तो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन ये थी, मतलब पहले से स्ट्रेटेजी ये थी कि न्यूमेरिकल पोर्शन को आप ज्यादा वेटेज देना है। बट मैं यही कहूंगा कि आप थ्योरी को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। आज के टाइम में अगर आप इसको भी देखोगे एसएससी में, तो आप ये सोच रहे हो कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ नहीं है, इसको स्किप कर दो। आप अगर ये सोच के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं लैग करोगे चीजों में। बिल्कुल। अभी आपको न्यूमेरिकल में क्या है ना, कि न्यूमेरिकल में ये है कि अगर आपका अटेम्प्ट हो गया और सही आंसर निकल गया, तो आपको फुल यस फुल सर। मार्क मिलेगा मिलेगा। भले उसमें यस हो यस सकता है टाइम थोड़ा लग जाए ज्यादा, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन जी क्या है, आपको आ रहा है तो आप सीधा लिखना चालू कर दिया, पॉइंट बाय पॉइंट। टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो 15 नंबर का क्वेश्चन हो, तो 6-7 मिनट के अंदर आप 10-15 पॉइंट लिख दोगे इजीली, उतना टाइम लगेगा भी नहीं। हो सकता है उसमें 15 का 15 ना मिले, लेकिन 10-12-11 स्टेप मार्किंग अगर अच्छी है तो जरूर मिलेगी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये टाइम, ओवरऑल एग्जामिनेशन में जो टाइम है, ये चीज को रिड्यूस करेगा, मतलब बचाएगा आपको। तो थ्योरी को आप छोड़ नहीं सकते, है ना। बिल्डिंग मटेरियल का तो थ्योरी तो हर एक साल हाइड्रेशन पूछेगा ही यस यस। पूछेगा। उसका तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसका पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एज इट इज पढ़ जाओ, उन्हीं को रट जाओ, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस थ्योरी में एक चीज मैं मतलब ये सजेशन देना चाहूंगा कि मतलब आपको ये नहीं है कि मतलब लिख के पूरा पैराग्राफ बना के दे आए उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। मेरा मतलब ये था, मैंने अपना जो मतलब जब अपना थ्योरी लिखा था, बेसिकली हर चीज के ना पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। एग्जामिनर को जो आपकी जो मेन पॉइंट है ना, उसको पढ़ के समझना आना चाहिए कि आगे डेफिनेशन क्या लिख रही हो। वो आपको, अगर मान लीजिए आपको पूरा उस पर टाइम नहीं है, अगर वो आपका पूरा 2 लाइन 3 लाइन नहीं भी पढ़ पा रहा है, तो वो आपका पॉइंट सेल्फ डिफाइन होना चाहिए उस 2-3 लाइन को डिफाइन करने के लिए। सिंगल पॉइंट आपका डिफाइन होना चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए आप ब्रिक्स है, मान लीजिए ब्रिक्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है, तो आप मान लो स्ट्रेंथ, तो एक पॉइंट लिख दिए स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के आगे लिख दीजिए कितनी है। अब कुछ लोगों ने सीधा लिख दिया इसकी ये होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइटेड करके लिख दिया जाएगा, तो एग्जामिनर को थोड़ा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है उसके माइंड में। तो कहीं ना इसका थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को जैसा लगा था, मेरे को इस चीज का बेनिफिट मिला। नहीं, बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, इसलिए तो इनका नंबर है लगभग 240 नंबर इन मेंस। यही सब तो बेनिफिट है। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हैंड राइटिंग भी आपकी थोड़ी ढंग की होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। हैंड राइटिंग भी अगर बहुत खराब है तो उसमें भी दिक्कत होता है। मैंने देखा ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट सारे स्टूडेंट होते हैं, हैंड राइटिंग बहुत मस्त है, तो न्यूमेरिकल में उनको नंबर भी मिला, लेकिन थ्योरी में बिल्कुल नहीं। क्यों? सी लिखे हैं या 6 लिखे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो स्पीड में हो जाता है। तो हैंड राइटिंग भी थोड़ा गोल गोल आप प्रैक्टिस करिए, वो भी जरूरी है मेंस के लिए। और बताइए थोड़ा मेंस एग्जामिनेशन को लेके, तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा है?
ऑब्वियसली अच्छा होगा। एम डायरेक्टर तो मेरा ठीक है, हाँ सर, मतलब ज्यादा ये भी नहीं है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन मतलब समझ में आता है, मतलब ये हाँ क्या लिखा हुआ है, इतना दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल मतलब मेंस के लिए आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से आपको करना है। इसके लिए आपको मैं बताया, आप पहले जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बेसिकली आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग भी है, टीम एमसीक्यू के भी प्रैक्टिस सेट है, तो आप बेसिकली पहले कहीं से पढ़ लो। उसके बाद क्या है कि जैसे आप मैं बता रहा हूँ टीम एमसीक्यू है, उसी के आप क्या है प्रैक्टिस सेट है, लास्ट में एग्जाम से 10-12 दिन पहले आपको लग रहा है तो वहां प्रैक्टिस सेट दीजिए अपना, वहां टेस्ट सीरीज ले लीजिए। वहां से आपको क्या है जो रियल जो एग्जाम का जो अपना एनवायरनमेंट है और वो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको ना सिमिलर मिलने देखने को मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लो एग्जाम में आप गए, कुछ नया क्वेश्चन मिल गया, तो इंसान ना, हर कोई इंसान ना वहां हड़बड़ा जाता है, यार ये पता नहीं क्या है, और वो एक सिंगल क्वेश्चन ही पूरे आपको पूरे गेम चेंज कर देता है पूरे एग्जाम का। तो इस टाइप के जो वेरिएशन हैं, ये सब चीजें कहाँ आपको मतलब इन सब चीजों से निकलने के लिए बेसिकली होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज में एक क्या है कि रियल जो आपका एग्जाम जो एनवायरमेंट है और इस जो टेस्ट सीरीज है, वो दोनों को कहीं ना मैच कराने की कोशिश करती है। तो वहां से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप रियल जो एनवायरमेंट कंडीशन है उसको मतलब घर बैठ के भी फेस कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप इसको कर उसकी एनालिसिस करिए, बेसिकली सॉल्यूशन दिए होते हैं, उसकी एनालिसिस करिए कि कहाँ मतलब गलती हुई है, कहाँ न्यूमेरिकल का कौन सा स्टेप गलत हुआ है, आपके जो फैकल्टी वगैरह उससे डिस्कस करिए कि भाई मतलब यहाँ कैसे मतलब कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट सीरीज लास्ट में देना ही पड़ेगा, उससे उसको मतलब आप स्किप नहीं कर सकते हो कि आप सोच रहे हो कि यार मतलब इसको बिना स्किप किए ही पहुंच जाओ एग्जाम में। तो उसका मतलब किस्मत है, अगर आपकी मान लो लास्ट में अगर सेम एज इट इज आ गए स्कोर, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत रेयर होता है सब कुछ इतना मतलब आपका जैसा आइडियल हो जाए। अगर बिना टेस्ट सीरीज के आप अगर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वहां एग्जाम में ये सब चीजें फेस करने को मिलेंगी। बिना टेस्ट सीरीज का जाना मतलब ऐसा है कि देखिए, मतलब आपको मिनिमम ये जो पीवाईक्यू है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के और जो एसएससी के, उनको कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस, तो वो तो बेसिक पार्ट है, उतना तो करना ही करना पड़ेगा, वो आप छोड़ नहीं सकते, वो करिए। प्लस आप आपके पास अगर कोई किताब है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वगैरह, ऐसे आजकल टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे इन्होंने सजेस्ट किया, आप इजीली, ज्यादा प्राइस नहीं लेते, 200-300 रुपया लेते हैं। ओके, तो आप उतने एफोर्ड कर सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। उसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड 300-200 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो एग्जामिनेशन है तो उस दौरान आप प्रैक्टिस करिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लिखिए उसका, यही सब इंपॉर्टेंट होती है ना। तो पैसों को मत देखिए, 200-300 रुपया अगर लेते हैं, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको, 300-400 क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, आप लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, करना चाहिए ये सब। आप उसकी जगह पे आप किताब भी तो खरीद रहे हो, पीवाईक्यू भी तो खरीद रहे हो, एसएससी जेईई वाले, पीएस वाले, उनको भी सॉल्व करिए, वो भी तो क्या है, वो भी तो एक तरह का टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग पार्ट आपकी बहुत अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए, चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तब आप अपने ऊपर, क्या आई एम गोइंग करेक्ट और नॉट? यस सर, यस, जी जी जी। तो ये सब बातें थी, आपने सुना पूरा स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे मैं और बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ओवरऑल मतलब मेंस के लिए प्रैक्टिसिंग तो आप किए ही किए, आपका डोमेन क्या था? जैसे कि आपने पीवाईक्यू वगैरह या फिर कोई एडिशनल किताब वगैरह, मतलब जो भी आपने किया है, सारा डिटेल्स थोड़ा बताइए उसके बारे में, थोड़ा सा कॉन्साइज में। सब्जेक्ट वाइज सर, सब हाँ हाँ, सब्जेक्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज, हाँ सब्जेक्ट वाइज, आपने किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया, किसको कम दिया, है ना, ये सब चीजें, मतलब जो जो आपने रियलिटी में उस समय किया अपने प्रिपरेशन के दौरान में। जी सर, बेसिकली जो मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करते हैं, तो आइडियल मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े अच्छे हैं, तो इनको मतलब अगर मैं कम भी टाइम देता हूँ तो चलेगा। जैसे मेरा सोम वाला पोर्शन है, जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, वो मेरा थोड़ा सा मतलब ठीक है, तो मैंने बेसिकली इन सब्जेक्ट्स को जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, लाइक सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है जनरली, इनसे तो क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आरसीसी, स्टील और जो सोम है, इन वाले पोर्शंस को मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, क्योंकि इनका वेटेज भी अच्छा खासा है एसएससी में। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मैंने अच्छा खासा वेटेज दिया। इसके लिए बेसिकली मैंने जो प्रिपरेशन किया था, पहले तो मैंने पीवाईक्यू, सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू को देखा था कि पीवाईक्यू कर लिया, उसके बाद फिर मैंने उसके जैसे जो मेंस में जो पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे हुए हैं
उसके मैंने उसी टाइप के, मैंने ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा लेंथी पूछ लिया हो जो मतलब लगता है कि यार अनकंडीशनल है, ये तो पूछे ही नहीं जाने। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मेंस में तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना है, उसी के लेवल जैसे क्वेश्चंस वहां से सेलेक्ट कीजिए, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब इतना सब लोग ये सब हो जाता है, फिर आता है टेस्ट सीरीज करो। फिर आपको क्या है, टेस्ट सीरीज में से आप अपनी प्रैक्टिस देखिए, कुछ नए क्वेश्चंस आपको कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे तो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो आपने मतलब ना आप टेस्ट उधर देखे होंगे पीवाईक्यू में, ना आपको कहीं मेंस में कहीं कन्वेंशनल में देखने को मिले होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस मतलब मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके फंडामेंटल हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये ही क्वेश्चन एकदम एकदम यूनिक होते हैं। इनके पीछे जब टीचर इनको बनाता है, कहीं ना कहीं उसकी ये प्लानिंग होती है कि ये आपके 2-3 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होते हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन है वो तो आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। अगर कोई टीचर इतने एफर्ट्स डाल रहा है, एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप ये चीजें सीखो उनसे, कहीं ना कहीं इसको आपको ये यूनिक चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। और मेरा मानना ये है कि आप उनको एफर्ट्स डाल के उन्हें सीखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मान लीजिए एग्जाम में आपको शायद ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 2-3 आपके नए कॉन्सेप्ट को ऐसे बिल्ड कर देगी कहीं ना, जो आपको हमेशा मतलब हमेशा आपके लिए काम में आएंगे ये सब चीजें। तो इन सब्जेक्ट के लिए तो यही मेरी बेसिकली प्रिपरेशन थी। फिर आता है सॉइल का, मेरा था सॉइल में भी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरी यही थी, पहला मैं पीवाईक्यू करता था, फिर उसका करता था इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का उसी टाइप का, ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने 20-22 दिन रह गए थे उसके, उस टाइम फिर मैंने अपना ये है कि टेस्ट सीरीज दी थी, सारी टेस्ट सीरीज देता था, उसकी एनालिसिस करता था, उसी से फिर जो नए क्वेश्चंस थे उनको अपना नोट डाउन कर लेता था। लास्ट के जब मेरा 1 वीक रह गया था तो उन्हीं टाइप के बस क्वेश्चनों को मैं गो थ्रू करता था। नाइस नाइस, वेरी नाइस। एक चीज आप लोगों ने नोट नहीं किया हुआ, शायद मेरे को अभी याद आ रही थी, जो प्रीलिमिनरी के लिए इनका जो स्ट्रेटेजी था, इन्होंने एमसीक्यू वगैरह पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ लगाया, लेकिन इनके इन सब के साथ इन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, है ना जी। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह के एक एमसीक्यू बुक आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप गुप्ता सॉल्व करिए, या फिर आजकल जो जिसके पास यूथ कंपटीशन वाले वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाले हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए वो सब चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। जस्ट टू रिवाइज योर कांसेप्ट व्हाट यू हैव लर्न, इसलिए आपको वो एमसीक्यू किताबें सॉल्व करनी चाहिए। ओके, तो उनको करिए। वेल, काफी अच्छा रहा आपके साथ, और स्टूडेंट्स जो हैं काफी अच्छा फील कर भी रहे होंगे, कुछ लर्न भी किया होगा। सो 360 प्लस स्कोरिंग करना है तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। नॉन टेक्निकल बहुत बड़ा तीर नहीं है कि आप नॉन टेक्निकल अगर कर लिए तो आप 50 से ज्यादा नहीं ला सकते, सिंपल सी बात है। तो उसमें उतना समय नहीं दीजिए, अपना मैक्सिमम एफर्ट यू पुट इन योर टेक्निकल पार्ट, जो इन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल पार्ट को एनहांस की, ये इंपॉर्टेंट रहा इनके लिए। और रीजनिंग को एनहांस करिए, तो भी आपका 450 नंबर्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। नॉन टेक का जो भी आप कर रहे हैं करिए, वो समझिए कि दूध है, दूध पी रहे हो तो रात में गर्म कर दो तो छाली नहीं होता मक्खन, तो वो है नॉन टेक। कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हो गया, ठीक है। तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, बस रात भर में थोड़ा, मतलब जैसे आधा घंटा में गर्म कर देते वैसा कुछ, लेकिन डेली करिए, शेड्यूल वे में करिए, एग्जामिनेशन तक करिए, तभी आप रिटेन कर पाएंगे चीजों को। साइक्लिक रिवीजन, अच्छा रिवीजन एक चीज होता है, रिवीजन ये सर वो मतलब प्रिपरेशन के लिए वो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना सिलेक्शन का, वो रिवीजन ही होता है। वो कैसे क्योंकि वो जो सर मेरा जनरली यही रहता था कि मैं 6 दिन तो सब्जेक्ट्स को पढ़ता था। सब्जेक्ट मेरे 3 सब्जेक्ट मेरे पैरेलली चलते थे। 3 सब्जेक्ट मान लीजिए, मेरा बेसिकली सब्जेक्ट भी मैं ऐसे नहीं उठाता था, मतलब सब्जेक्ट जैसे मेरा खाना है, जैसे मेरा वाटर के सब्जेक्ट हैं तो वाटर में जैसे इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, फ्लूइड हो गया, और ये हो गया क्या बोलते हैं ओसीएफ हो गया। तो ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ूंगा तो पैरेलली ये सारे सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़ूंगा, मतलब चाहे मैं टाइम दूं 2-2 आवर्स का, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है, 2 आवर्स का मेरा एक शेड्यूल था, तो इनको सबको मैंने एक साथ पढ़ता हूँ। ऐसे ही मेरा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, स्ट्रक्चर में सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील और प्लास्टिक, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनको एक साथ। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप इनको सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। आप ओसीएफ उठा लो, ओसीएफ पढ़ लो, फ्लूइड पढ़ लो,
है तो सारी जगह पानी ही, पानी का ही जो भी है सारा चीजें पानी है, तो वहां बिल्कुल। आपको मतलब कहीं ना कहीं आसानी से मतलब कोरिलेट कर पाओगे। अब मान लीजिए, तो मेरा मतलब यही सजेशन है कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप इसी हिसाब से सब्जेक्ट को मतलब अपने जो सिलेबस है उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है उसको एक साइड कर दीजिए कि आप मान लीजिए अब कोई 10 दिन दे रहा है, 15 दिन देना है, लेकिन ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे दिन पढ़े जा रहे हो, कोई रिवीजन नहीं है, मान लो स्ट्रक्चर हो गया 15 दिन ये सब्जेक्ट हो गए, फिर आपने वाटर उठा लिया और पीछे से कुछ रिवाइज नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको आप 10-15 दिन बाद फिर तुम दोबारा देखोगे तो सब चीजें फिर नई नई सी दिखाई देने लगी। इससे बेटर ये है कि आप 5 दिन पढ़ लो, 6 दिन पढ़ो, वो तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। बेसिकली मैं मतलब मेरे को टाइम हो गया था प्रिपरेशन के टाइम में, तो मेरे मतलब 6 दिन पढ़ता था ये सब चीजें, और एक दिन में मैं 3-4 हाँ, सब्जेक्ट आराम आपका से तो रिवाइज कर ले जाता। एक बार प्रिपरेशन का हो गया था, इसलिए इन्होंने फिर मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में इनका एसएससी क्लियर हो गया। इन्होंने 2020 को भी क्रैक कर रखा है। 2020 एसएससी में आपका क्या रैंक वगैरह था? अच्छा, आपने शायद डीवी वेरीफाई नहीं करवाया? नहीं क्या? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो ओवरऑल मार्क थी वो कितना बनी थी आपको 2020 वाले में? मेरा सब 307, हाँ 307 था। 307। इसमें भी इनको बहुत अच्छी डिपार्टमेंट मिल जाती इस बार भी, बट चूंकि ये पहले से सिलेक्टेड थे फॉर 2019, सो इन्होंने समझिए जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके ऊपर एक मेहरबानी किया, अपना डीवी ना करा के, नहीं तो आपकी एक सीट कम हो जाती है। सो टेल थैंक यू टू हिम, इट इज इम्पोर्टेंट। वेल, नाइस नाइस चंद्र प्रकाश, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। जाते जाते फाइनल कुछ शायराना अंदाज में अगर आप अपने भाइयों को कहना चाहते हो कि कैसे मेहनत करें इससे रिलेटेड, तो कुछ बता दीजिए ताकि वो उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहे और वो भी आपके बताए हुए रास्तों पे आपने जो बोला उस डायरेक्शन पे मतलब कर पाए, क्योंकि सभी लोग नहीं भी कर पाते, डेडिकेशन भी मेंटेन नहीं कर पाते जैसा आप कर पा रहे हैं। तो मेरा मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि पेशेंस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपना, तो पेशेंस बहुत जरूरी मतलब फैक्टर है। कहीं ना कहीं आपको मतलब ये चीज ऐसी है कि अपने साथ मतलब हमेशा रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो कि आप देखते हो, क्योंकि आपको कभी इस चीज से लेके कभी आपको रिग्रेट नहीं फील करना है या कभी इतना डिसअपॉइंट नहीं होना कि यार मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई। आपको हमेशा ये सोचना है कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में ना हमेशा आती जाती रहेंगी। अब आपको बस ये है कि एक अपॉर्चुनिटी लिखी निकली है, आपको इसका मतलब डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि यार मतलब अब तो मेरा कहीं होना ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीजें आपको कभी इस सब चीज को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना। एक अपॉर्चुनिटी आपसे हाथ से निकलेगी, डेफिनेटली दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उससे भी बेटर होगी और कहीं ना कहीं आपका वेट भी कर रही होगी। तो उसको उससे मैं नहीं कहूंगा कि आपको मतलब उससे आपको लेसन लेने हैं कि यार मेरी कहाँ मिस्टेक हुई, लेकिन जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है हमेशा उसको लेके अपना और ज्यादा मतलब एक्टिव रहना चाहिए, अपना और ज्यादा डेडिकेटली उसके लिए अपना 100% देना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हो, अपना मतलब पास से अपना मतलब लेसन लो और प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट कर दो कि मेरी कहाँ गलती हुई है, कैसे मुझे क्या नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मतलब लेट जरूर हो सकता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना मतलब टू है कि आप मतलब इमेजिन नहीं, मतलब सब देख ही रहे हैं कि वैकेंसी वैसे गवर्नमेंट इतनी हटा रही है, तो उसको लेके आपको कभी कोई डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार वैकेंसी कम हो गई, ये हो गया। मेरे साथ भी सर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं वो भी आपको हाँ, थोड़ा सा बताइए शेयर बताइए करता हूँ। बताइए। मेरा मतलब मेरे 2019 के बाद जब मैंने 2020 के लिए मैंने अपना मतलब कंपनी ड्रॉप की थी, मेरा जब प्लेसमेंट हो गया तो मैंने सिंगली मतलब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही प्रिपरेशन की थी वो एक साल। उस टाइम मतलब मेरा मेंस में बना था टू, मतलब ओवरऑल प्रीलिमिनरी में बना था मेरा 222 मार्क्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ था आपको पता ही है, रेलवे वाला जो उस हटा टाइम दिया हटा दिया विड्रॉ हटा हो दिया। गई थी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को इतना डिसअपॉइंट हुआ था, मैं मतलब मेरे को भी ये लगा था कि और शायद उस मेरा कारण से 220 कट ऑफ भी ऊपर चला गया था काफी। हाँ 238 गई थी, हाँ, 238 गई थी सर उस टाइम पे। बिल्कुल। तो मैंने तो मतलब जनरली उस टाइम पे टीचर्स वगैरह से मतलब कंसल्ट करके मतलब अपनी प्रिपरेशन भी मेंस के लिए स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस था उस टाइम पे। तो बोले थे कि मतलब फाइनल हो चाहे ना हो, लेकिन ये है कि कॉल इसका मतलब प्रिलिमिनरी आपका निकल जाएगा। तो वो मेरे लिए भी यही था कि मैंने उस टाइम एक साल अपना अपना दिया था उस पेपर के लिए। मुझे को भी उस टाइम पे ये लगा था कि यार मतलब क्या हो गया, मतलब उस टाइम तो कि मैंने पूरा टाइम दिया और आपका होना चाहिए था उस टाइम पे सिलेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं सारे चीजें ना, सारे फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, कुछ लेंगे और चीजें अपने ऊपर वालों पे भी छोड़ दो, तो आपको ज्यादा मतलब इतना वरी लेने की जरूरत नहीं है कि यार क्यों नहीं हो क्या।
मैंने तो फेस किया हुआ है कि शायद ऊपर वाला उस टाइम साथ देता तो शायद एक बार तो मतलब मैं मेंस लिखने का मेरे को मौका मिल ही बिल्कुल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं ये है कि सारे देखिए वो होता, क्योंकि 220 225 ये सब नंबर एवरेज आती थी ईएसी में प्रिलिमिनरी के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे जब से वैकेंसी विथड्रॉ कर दिया, आप देखिए वैकेंसी 30-40 वैकेंसी आ रहे हैं सिविल सेक्शन में। यस सर, तो बहुत कट ऑफ हाई जा रहा है आजकल। वो एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं रहा, उसको तो बंद ही यस कर दो यस तो ज्यादा अच्छा है, बेकार है। यस वही तो, उसमें इतना कंपटीशन आई है कि मतलब उसमें तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो कम से वही है, और मैं तो कम बस एक ही बोलूंगा कि मतलब नहीं नहीं वही लाइफ में बोल अगर रहा आपको था, कुछ करना है। वही बोल जी रहा जी। था कम से कम रेलवे था ईएससी के अंदर में तो अच्छी खासी वैकेंसी भी आती थी। और एक जैसे एसएससी जेई के लिए अभी स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं तो उससे ज्यादा कंपटीशन ईएससी में हुआ करता था। अब यस यस और एसएससी जेई का उस समय कट ऑफ 76 80 ऐसा कट ऑफ जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, यस। वही ईएससी के चक्कर में सारे इधर कूद गए और इधर कट ऑफ हाई चला गया। तो आप लोग तैयारी करिए। वेल हाँ बताइए। या एसएससी तो बेसिकली अब यही हुआ है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स थे ना वो इधर शिफ्ट हो गए, कट ऑफ हाई जाने का जो सीधा जो इसका वो है वो यही है कि जो ईएससी वाले स्टूडेंट्स थे वो उनका वहां तो मैं ही हूँ, जैसे मैंने वहीं प्रिपरेशन किया, बिल्कुल मेरा बिल्कुल वहां नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि पहले अब जॉब चाहिए तो मैं एसएससी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली कट ऑफ हाई जाने का जो मतलब ये है वो सिर्फ इतना ही है। बेसिकली मैं यही कहूंगा, मतलब अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो लाइफ में देखो सब लोग आसपास की सोसाइटी का तो फैक्टर यही होता है, आपको हमेशा वहां से तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी, वहां पॉजिटिविटी आप मतलब, लेकिन अपने फैमिली से आप डेली अप टू डेट रहो, डेली उनसे अच्छी चीजें करो। प्रिपरेशन चीज में आपका जो माइंड है ना बहुत ज्यादा स्विंग करेगा, आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कि यार मतलब कहीं ना मतलब यार प्रिपरेशन सही नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा नहीं होगा, या सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। तो ये सब चीजें ना कहीं आपको ना डिमोटिवेट बहुत करेंगी, प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसके लिए है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपना बनाओ, पॉजिटिव फ्रेंड्स रखो उसमें, और उसमें रखो ऐसे ही फ्रेंड्स जो आप जैसे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आधे से लोग तो ये है कि आपका 5 लोगों का सर्कल है उसमें से 3 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको मतलब ये है कि यार बस टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा फ्रेंड सर्कल रखो, चाहे 3 लोगों का रखो लेकिन रखो अपना जैसा ही। डेली अपने फैमिली से अप टू डेट रहो, डेली उन लोगों से बातें करो, वो चीजें कहीं ना आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देंगी, प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करेंगी। तो मेरा मतलब यही था, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, मतलब मैंने मतलब मेरी जो सिलेक्शन के पीछे है, मैं भी क्योंकि सर एक किसान का ही बेटा हूँ, मेरा अपना अपनी ये है कि मेरे पिताजी किसान है और एक रूरल बैकग्राउंड से ही आता हूँ मैं भी, लेकिन स्टिल मेरे पास जो सपोर्ट था उन्हीं का सपोर्ट था। और जो भी मैं आज हूँ मैं तो अपनी सक्सेस को मतलब मेनली अपने पेरेंट्स को और आईएएस मास्टर की फैकल्टी 2 लोगों को ही अपना पूरा डेडिकेटली सपोर्ट कर मतलब बोलता हूँ कि उन लोगों की जो भी हूँ सिर्फ उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो ये बिल्कुल है कि अपने गुरु गुरु लोगों से अच्छे से मतलब उन लोगों से टच में रहो, उन लोगों से पूछो कुछ आप अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, उन लोगों से डायरेक्ट बोलो, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं। इस लेवल पे आप आते हो ना तो फैकल्टी जो है ना आपके गुरु हैं वो इतने ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं तो आपको एक ऐसा लगेगा कि फैमिली जैसा मतलब बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। बिल्कुल। उन लोगों से आप डिस्कस करो, फैमिली से डिस्कस करो, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। मैं तो सर बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल नहीं ये इम्पोर्टेंट है, और खास करके इन्होंने जो फ्रेंड वाली बात बोली उस चीज पर ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपके टांग खींचते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो कहावत है कि आप नेगेटिव देखोगे तो ही आपको पॉजिटिव लगेगा आगे बढ़ने के लिए, वो सब पुरानी बात है। आज के टाइम पे उतना टाइम आपके पास नहीं है कि इन सब चीजों में बहुत समय गंवा दो। इसलिए आप मतलब पॉजिटिव फ्रेंड में रहिए, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल में। जैसे कि जो हाँ भाई तू कर सकता है, हाँ भाई आप कर सकते हो, हाँ भाई यू कैन डू इट, हाँ भाई हम आपके साथ हैं, ऐसे बोलने वाले लोगों के साथ रहिए, ये जरूरी है। और जो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिविल बैकग्राउंड से ही हो सकता है कोई अदर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है तो, या फिर हो सकता है जॉब वाले हो, लेकिन मोटा मोटी पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। एंड ऑलवेज बी इन पार्डन ऑफ योर फैमिली, इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। फैमिली के साथ रहिए, फैमिली आपको हरदम सपोर्ट करने के लिए है, इसलिए तो आप परिवार के साथ हैं। अपने हर छोटी बड़ी बात जो भी फैमिली मेंबर है, फादर मदर, इन सब चीजों से शेयर किया, इन सब लोगों से शेयर करिए, सॉरी फॉर दैट, इन सब लोगों से शेयर करिए, वो आपको एनी टाइम सपोर्ट करेंगे। कोई बाहर वाला सपोर्ट करने आए ना आए, लेकिन परिवार वाला जरूर आता है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। एंड टीचर्स,
एक लाइफ में आपके एज ए स्टूडेंट लाइफ टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहते ही हैं बचपन से, है ना, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, तो ये मुहावरा है। तो टीचर्स का एक अलग ही स्थान है, वो इसलिए है क्योंकि वो आपको सिखाते हैं चीजों को, आपके कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, और आज के टाइम पे इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जहां से भी शिक्षा गेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से गेन करिए, सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, टीचर्स से जाके बात करिए, टीचर से पूछिए अगर कोई चीज आपको डाउट आती है, कुछ आती है, इसलिए वो लोग हैं बस। और रेस्पेक्ट देम आल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट। Yes. वेल, नाइस मीटिंग यू। और हम अपने स्टूडेंट्स को, जो आपका ये देख रहे होंगे या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी देख रहे होंगे, अगर आपको इनसे किसी भी तरह का पर्सनली कोई चीज पूछना है इससे रिलेटेड, आप इस वीडियो के कमेंट पे कमेंट कर दीजिए, ये रिप्लाई करेंगे आपको। ओके, अगर कोई भी आपका पर्सनल क्वेरी होगा तो बिल्कुल। इनका नाम है चंद्र प्रकाश, ही इज फ्रॉम यूपी मथुरा। ओके, वेल, nice meeting you Chandra Prakash. Then I am ending this interview session here only, and Yes, sir. good luck with your CPWD. अभी तो पोस्टिंग आई नहीं होगी, आएगी? नहीं सर, अभी रेफरेंस वगैरह नहीं आया, अभी नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। यस सर, अभी आएगा। आप लोगों का मुझे लगता है जनवरी तक में होगा सर, फाइनल ज्वाइनिंग CPWD वाला लगता तो है। CWC वालों का तो हो गया, उनका तो, हाँ उन लोगों का तो हो गया सर। हाँ, उन लोगों का हो गया। वेल, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो ही गया है, अब तो इंतजार की घड़ी है बस। यस सर, ठीक, ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम डियर। गुड नाइट।